सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सभी अच्छे ही होंगे, सभी एकदम खुश होंगे और अपने कार्य के प्रति समर्पित होंगे। दोस्तों, अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नज़दीक होगी, जैसा ये कहा जाता है और ये साबित भी होता है। आप सभी जानते हो कि मेहनत जितनी कड़क होगी नतीजा उतना ही आसान होगा और परचम लहराओगे, छा जाओगे। दोस्तों, आपको उस परचम पर पहुंचने के लिए हम अक्सर लेके आते हैं एक क्वेश्चन की श्रृंखला, क्वेश्चंस की लंबी श्रृंखला, जिसमें आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, एमसीक्यू मिलते हैं, जो पीवाईक्यूज भी कह सकते हो आप। नीट के अंदर भी, आईआईटी के अंदर भी, सीयूईटी के अंदर, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विशेषकर मैं अभी आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये CUET 2024 का क्वेश्चन पेपर है, उससे क्वेश्चंस लिए गए हैं। मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आई, बच्चों ने कहा कि सर हिंदी माध्यम में भी आप क्वेश्चंस उपलब्ध करो, तो मैं दोनों की ही बात कर लेता हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जो मेरे को सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उन दोनों के लिए मैं लेके आया हूँ कंटेंट। आइए हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सब डिफिकल्ट भी लगेगा आपको, पर अप्रोच इजी है, अप्रोच अच्छी है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, चुटकियों में हल कर लोगे, अदरवाइज इसी में आप 10 मिनट लगा दोगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कहता है, कहता है कि ए लॉन्ग सोलेनोइड, सबसे पहले तो बेटा आपको यह मालूम होना चाहिए सोलेनोइड क्या होती है। A long solenoid of diameter 0.1 मीटर। देखो बेटे, सोलेनोइड बनाते हैं, सोलेनोइड एक ऐसा सिलेंडर बनाओ और इस सिलेंडर के ऊपर वायर का एक घेरा बना दो, वायर का घेरा बना दो ऐसे। ये क्या बन गई दोस्तों? सोलेनोइड। अब कहता है कि इस लॉन्ग सोलेनोइड का डायामीटर कितना है बेटे? जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। डी डायामीटर D इक्वल टू 0.1 मीटर, यानी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटे? इसको मैं R1 D1 बोल देता हूँ, यानी डाया का आधा 0.1 डिवाइड बाई 2 यानी 0.05 मीटर। आपको मीटर में ही रखना है, इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें। 0.05 मीटर डिवाइड करना आपको आता ही है, इसमें अपने को ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। कहता है 2 इंटू 10⁴ टन्स हैं, इतने घेरे हैं, इतने फेरे हैं। एक परिनालिका है और उस परिनालिका में प्रति मीटर, ध्यान रखना यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, प्रति मीटर, पर मीटर, टन्स पर मीटर। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्या दे रखा है? फेरों की संख्या नहीं है, ये नंबर ऑफ टन्स नहीं है, ये टन्स डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है। और नंबर डेंसिटी को स्मॉल n से लिखते हैं, यहाँ n1 है तो स्मॉल n1 लिख दो। n1 कितना है बेटे? 2 इंटू 10⁴ टन्स पर मीटर। अब देखो, एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, इसके सेंटर पे क्या रख दिया गया है? एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड एक कोयल, एक कुंडली रख दी, जिसके फेरों की संख्या कितनी है? 100। इसमें फेरों की संख्या दे रखी है 100 फेरों की संख्या वाली एक कुंडली को रखा गया है और वो इसके बीच में रखा गया है, यहाँ पर इसके बीच में। तो आप ये कह सकते हो यहाँ रख दिए। इसमें फेरों की संख्या कितनी है? 100 है। ये क्या है? एक कोयल है, कुंडली है, जिसके फेरों की संख्या n इक्वल टू कितना लिख देता हूं मैं? 100। कहता है कि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटे? 100 फेरों वाली एक कुंडली जो है 0.01 मीटर, इसकी त्रिज्या लिख देता हूं मैं स्मॉल r2, और ये 0.01 मीटर इसकी क्या है? त्रिज्या है दोस्तों। अब देखो बेटे आगे क्या कह रहे हैं? इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग, यानी दोनों की जो सेंटर है, दोनों की जो सेंटर एक्सिस जो पास होती है वो दोनों की एक्सिस सेम है, इसलिए कोइंसाइड कर रहे हैं, सहकेंद्रित है। कोइंसाइड सहकेंद्रित बात एक ही है, यानी दोनों का केंद्र क्या है? एक ही। अब ये कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है। अब कहता है द करंट इन द सोलेनोइड रिड्यूसेज एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 0 एम्पियर, यानी 4 एम्पियर से 0 एम्पियर तक इसकी करंट क्या होती है? रिड्यूस होती है। पहले इसमें करंट बाहर वाली में फ्लो हो रही थी, उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा? वो I की वैल्यू थी, पहले वाली करंट I, वो इसको I1 बोल दो, ये कितनी थी? 4 एम्पियर से रिड्यूस होकर 0 एम्पियर हो जाती है। यानी चेंज इन करंट में लिख दूं तो क्या बन जाएगा? 4 - 0 यानी 4 एम्पियर।
ठीक है बेटे। करंट जो विद्युत धारा है उसमें परिवर्तन कितना होता है, 4 एम्पियर से 0 एम्पियर पे आ जाती है। कितने टाइम में, डेल टी समय अंतराल भी अपने को दे रखा है 0.05 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल है। इसके अंदर ये करंट रिड्यूस होके 4 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाती है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, जो कुंडली है अंदर जो रखी है, इसका जो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध R जो है वो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है बेटे, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 10 पाई स्क्वायर ओम। ठीक है बेटे, ओम इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है, आपको मालूम है। देन द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी कोयल, यानी ये जो अंदर वाली कुंडली है इसमें से चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा, पहले तो आप ये बताइए, तभी आगे बढ़ें। आपको मालूम है एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए जिसने अपनी दुनिया के सामने, हमारी आंखों के सामने बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर दी। उसी की वजह से ही आज हम हमारे घर के ऊपर, घर के अंदर बहुत सारी अप्लायंसेज चलाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल पाती है, वो उन्हीं की देन है बेटा। फेराडे, माइकल फेराडे ने एक बहुत ही तगड़ा आविष्कार किया था। एक कोयल थी, उस कोयल के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो उसके पास में जो, उसमें यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, वह हमको बताया था। और उसी पर बेस्ड जनरेटर काम करता है। और वो जनरेटर जो है, जो जनरेटर ही है जो हमारे पास यानी अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मीडियम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके हमारे घर तक पहुंचाता है, वह जनरेटर ही तो है। तो उस फेराडे के आविष्कार के बाद में ही हमारे घर पर जो रोशनी हो रही है, हम जो लाइट जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कूलर जला रहे हैं, कूलर को चला पा रहे हैं, एसी को चला पा रहे हैं, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी की देन है। और इलेक्ट्रिसिटी किसकी देन है, फेराडे की देन है। यदि फेराडे नहीं होते तो हमको ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल कौन बताता, तो उसी प्रिंसिपल बेस्ड है। अब देखो, आप सभी ने पढ़ रखा है फेराडे का प्रिंसिपल क्या होता है। फेराडे का प्रिंसिपल क्या पढ़ा कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज टाइम के साथ एक ईएमएफ जनरेट करेगा। ये आप सबने पढ़ रखा है। कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको मुश्किल लग रहा होगा, लैंग्वेज पढ़ने से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर करने से देखना आप बहुत आसान है। कहता है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा, एक विद्युत वाहक बल के तुल्य होगा जब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब बेटा आपको यह मालूम होना चाहिए चुंबक के फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई बी क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया क्षेत्रफल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किसका है, पहले तो आप ये बताओ, करंट किस में चल रही है, बाहर वाली सोलेनोइड में, अंदर कोयल रखी गई है, सोलेनोइड में करंट चेंज हुई, करंट चेंज हुई तो उससे एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड था, उसकी वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू कितनी थी, हमने पढ़ा है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर मैंने N1 लिखा था तो यहाँ N1 लिख देता हूँ, I1 लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो पहले। अब देखो, हाँ इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये फ्लक्स माइनस डी अपॉन डी टी म्यू नॉट एन I1 और डॉट ए, एरिया जो है, एरिया की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पाई R1 स्क्वायर। ठीक है बेटे, यानी बाहर वाले का जो एरिया है उससे एसोसिएटेड। हाँ अब देखो, अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि जो ये एरिया लिखना है वो कौन सा लेना है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एरिया कौन सा लेना है, तो आपको सीधी सी बात है, फेराडे ने क्या कहा था, जिस भी कोयल के अंदर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे उससे एसोसिएटेड, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसी से तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो कहने का मतलब है इतने एरिया से, कितने एरिया से, जितने से ये कोयल पास हो रही है ना, कोयल है, इस कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के चेंज की बात करना है अपने को। इससे बाहर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ जो हो रहा है उस बाहर वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ वाले एरिया से, ये जो बाहर का एरिया है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें कितना भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जो है, जो काम आने वाला है, यानी जो ईएमएफ प्रोड्यूस करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाला है। ये कोयल है ना, ये कोयल, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में जितना चेंज आएगा ना वो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, सीधी सी बात ये। तो यहाँ पर एरिया कौन सा लेना है, एरिया लेना है B इंटू पाई R2 स्क्वायर, अंदर वाले का एरिया लेना है। अब आप क्लियरली कर दोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको बात करूँ तो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ EMF इक्वल टू, आप सीधा फॉर्मूला और भी निकाल सकते हो, करंट क्या होती है EMF अपॉन R। तो यहाँ EMF अपॉन R करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बन जाएगा d/dt 1 अपॉन R, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर। आ गया। अब इसको और आगे करते, अपने को क्या पता करना है, आवेश, चार्ज।
चार्ज क्या होता है, Q बराबर आई डेल टी, या डी टी इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 1/r म्यू नॉट, ये मिटा देता हूँ मैं, म्यू नॉट n1, आई में परिवर्तन डेल आई पाई r2 स्क्वायर इंटू डी टी, से नीचे डी टी था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है ये तो हट जाएगा। तो अब आपको क्या है, सिर्फ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ वैल्यूज पुट करते जाओ। आर की वैल्यू कितनी है, चार्ज कितना है बेटे, चार्ज कितना दे रखा है आपको, सॉरी रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 पाई स्क्वायर, कहाँ पर है 10 पाई स्क्वायर, ये रहा, ये प्रतिरोध है 10 पाई स्क्वायर। आपको म्यू नोट कितना मालूम है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ पाई पाई रहेगा, n1 कितना है डेंसिटी 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते, आगे क्या दे रखा है, पाई डेल आई, चेंज कितना है करंट में 4 इंटू पाई पाई ऐसे कैसे रख दो इंटू R2 जो रेडियस कितनी है कोयल की, कुंडली की रेडियस कितनी है अभी, कुंडली की रेडियस है 0.01 मीटर, तो ये 0.01 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटे। इसको सोल्व कर लो, पाई स्क्वायर, एक पाई गया एक पाई गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, इंटू ये जब 10⁻⁴ देखोगे ना सारे, एक जीरो ये यहाँ से कट गया, 3 बच गए, यहाँ से -4 बच गए, -4 और ये हो जाएगा -4 6, और हाँ फेरों की संख्या उसका ध्यान रखना, ये जो है इसमें फेरे कितने हैं कुंडली के, एक कुंडली से एसोसिएटेड था, ये एक कोयल से एसोसिएटेड था, 100 कोयल है ऐसी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना फेरों की संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 100 इंटू 10⁻⁸, तो ये हो जाएगा 32 माइक्रो कुलाम। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 32 माइक्रो कुलाम। CUET 2024 में पूछा गया यह क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, पर इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना आप समझ रहे हो, कि इसमें आपको यदि फेराडे का लॉ आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है, अदरवाइज यह नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है बेटा, कॉन्सेप्ट है तो फॉर्मूला है। एक ऐसा आप ये सोच रहे हो कि मैं फॉर्मूला रट के चले जाऊं और मेरे को आ जाएगा, तो ऐसा बेटा तू अंदर बैठा बैठा रह जा, बल्कि तेरे को ये किसी भी हाल में नहीं आने वाला है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। नीट 2017 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, आप पेपर उठा के देख लेना। नीट 2017 का जो पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। कहने का मतलब है CUET नीट के पैटर्न को उठाती है ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से लेती है, जो नीट पे आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को ये आगे बढ़ाते हैं। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये तो कर सकते हो, मुझे ऐसे आपसे उम्मीद भी है आप इसको सोल्व कर पाओगे। देखते हैं बेटे क्या है। लोअर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस है, इसकी बात करना चाह रहा है। उत्तल लेंस का आधा जो भाग है नीचे वाला, इसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है, इसको क्या कर दो, इज मेड ओपेक, इसको अपारदर्शी बना दो, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, यानी इससे लाइट पास नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, ऐसा बना दो। अब कह रहा है कि ऐसी स्थिति में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब दी इमेज, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस का निचला आधा भाग अपारदर्शी बना दिया गया है, तो निम्न में से कौन सा कथन लेंस के सामने रखी वस्तु की छवि का वर्णन करता है, यानी इसकी इमेज जो बनती है वो इमेज कैसी होगी। पहला पॉइंट, नो चेंज इन द इमेज, क्या इमेज में कोई चेंज आएगा। सपोज इनफाइनाइट पे रखी है, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, तो आपको मालूम है पॉइंट बनेगी, यहाँ वाली लाइट आएगी, ये यहाँ पास नहीं हो पाएगी, यहाँ वाली आएगी, ये इधर जा ही नहीं पाएगी, यहाँ वाली आएगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ वाली आएगी, इधर चली जाएगी, यहाँ वाली आएगी, इधर चली जाएगी, सॉरी ये सारी यहाँ फोकल पॉइंट पर जाके मिल जाएंगी। कहने का मतलब है कि इसके नीचे वाले भाग में, इस नीचे वाले पार्ट को यदि ओपेक बना दिया, अपारदर्शी बना दिया, तो ये इतनी जो लाइट है, इतने भाग में जो गिरने वाली लाइट है, वो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगी, मीट ही नहीं कर पाएगी। अब सिर्फ आधी लाइट पास हो पाएगी, आधे भाग से जितनी, आधी भाग से तो आधी लाइट ही आएगी, तो आधी लाइट तो आ पाएगी, आधी लाइट नहीं आ पाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ, इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, इमेज बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। मैग्नीफिकेशन उतना ही होगा, आपको मालूम है V/U होता ही है,
यानी जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पहले जहाँ पर था वहीं पर इमेज बनेगी, इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, इमेज के मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो चेंज होगा तो किस में होगा? चेंज होगा तो बेटे आप सिंपल सी बात है, आधी लाइट जा रही है आधी नहीं जा पा रही, मीन्स इंटेंसिटी में चेंज आएगा। पहले जितनी ब्राइट इमेज थी उसकी आधी ब्राइटनेस रहेगी, यानी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब यहाँ पर पॉइंट कौन सा है जिसमें इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है? नो चेंज इन द इमेज, इमेज में चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, ये तो गलत बात है। इमेज विल शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा दिखाएगी, तो ये बात भी गलत है। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द इमेज गेट रिड्यूस्ड, ये बात सही है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा तीसरा ही है, तो सी क्या है इसका सही आंसर? सी ऑप्शन क्या है? सही है, यानी छवि की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी दोस्तों, छवि की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पे चले, आप देखना चाहते हो तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, आगे बढ़ूँ? ठीक, आप तो बहुत ही होनहार विद्यार्थी हो, आप मुझे ऐसा उम्मीद भी है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो अभी। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। क्या कहता है? टू स्लिट्स आर मेड 0.1 mm अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे, द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड इज। कह रहा है कि दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स को 0.1 mm दूरी पर रखे हैं और इसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो उससे वहाँ पर आपको क्या मिलना है? एक फ्रिंज मिलना है, एक पैटर्न मिलने वाला है। जो पैटर्न किसका होगा? एक इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, व्यतिकरण का प्रारूप होगा। कहता है कि स्क्रीन को 2 मीटर दूरी पर रखते हैं तो वो जो फ्रिंज के बीच में जो आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज मिलती हैं, उन फ्रिंजेज के बीच की जो सेपरेशन है, वो फ्रिंज की सेपरेशन क्या होगी वो आपसे पूछी जा रही है। यानी दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट बना दो। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने नाम सुना ही होगा। उनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल डी से लिखते हैं जनरली। ये कितनी दे रखी है? 0.1 mm। ठीक है बेटे, ये जो सेपरेशन है 0. यानी ये सोर्स 1, ये सोर्स 2। कहता है इससे एक स्क्रीन ले ली यहाँ पर और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी। ये कितनी दे रखी है? 2 मीटर। डी इजकल टू 2 मीटर। कहता है फ्रिंज सेपरेशन क्या होगी? बेटा फ्रिंज जो सेपरेशन है वो होती है लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यहाँ फॉर्मूले से आपका आंसर लग जाएगा। लेमडा कितना दे रखा है? 500 नैनोमीटर। अब आपको एक तो कन्वर्जन आना चाहिए। लेमडा कितना दे रखा है? 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹। डी कितना दे रखा है? 2 मीटर। चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। स्मॉल डी कितना दे रखा है? 0.1 मिलीमीटर, यानी 10⁻⁻3। इसको सोल्व कर लो, आसान सा आंसर आ जाएगा। ये -4 हो जाएगा, -4 ऊपर ले जाओगे, यहाँ कट जाएगा, तो ये 500 × 2 यानी ये क्या हो जाएगा? 1000 में 3 0, यहाँ कितना बच जाएगा? 4 तो यहाँ से कट जाएगी तो -5 बचेगी, या -5 इधर हो जाएगी तो 10⁻⁻2 बचेगी। किस में आया? मीटर में आया। ठीक है, आप इसको सेंटीमीटर में कर लो तो ये 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव लेंस, आपको सभी को मालूम है एक दूरदर्शी होता है, एक टेलीस्कोप होता है। उस टेलीस्कोप में 2 लेंसेज होते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, एक बड़ा लेंस होता है, एक छोटा लेंस होता है। बड़ा लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसलिए उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। छोटा लेंस होता है वो आंख की तरफ होता है, इसलिए उसे आईपीस लेंस बोलते हैं। आपको मालूम भी होना चाहिए, बड़ी वस्तु देखनी है, दूर की वस्तु देखनी है तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रखा जाएगा। कहने का मतलब है दूर की वस्तु है तो बड़ा, छोटी सी वस्तु है तो छोटा। इमेज तभी तो फॉर्म होगी, वरना इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। फोकल लेंथ भी तो छोटी चाहिए अपने को। तो अब जो टेलीस्कोप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, तो यहाँ पर उसकी फोकल लेंथ दे रखी है, यानी FO, अभिदर्शक लेंस, जिसे क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है बेटे? फोकल लेंथ दे रखी है 10 मीटर। आईपीस लेंस, नेत्रिका लेंस, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से देखने से भी पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितना है मीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है ना, 1000 गुना ज़्यादा है। 100 गुना ज़्यादा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 गुना ज़्यादा है। कहता है टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ क्या होगी? बेटा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, F0 + FE होता है, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल राशि होती है, भौतिक राशियाँ होती हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है तब उनकी जो यूनिट होती है, मात्रक होते हैं, उनको सेम रखा जाता है, सेम यूनिट सिस्टम में रखा जाता है, तभी ऐड कर सकते हो, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तभी उनको
सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक की मीटर में दे रखी है, एक की सेंटीमीटर में दे रखी है, या तो इसको मीटर में बदल लो या इसको सेंटीमीटर में बदल लो, जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है। इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 × 100, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रख दिया मैंने 1000 प्लस यहाँ 10, ये कितना हो गया बेटे 1010 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आ जाएगा 1010 सेंटीमीटर। अब 1010 सेंटीमीटर के हमारे पास दो ऑप्शन है, ये दोनों तो कट गए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसका आवर्धन क्या होगा, यानी इमेज जो बनेगी, जो हम दूर की वस्तु देख रहे हैं, सपोज मून को देख रहे हो, सन को देख रहे हो, किसी अदर प्लानेट को देख रहे हो, उस स्टार को देख रहे हो, गैलेक्सीज को देख रहे हो, तो उनका जो मैग्निफिकेशन है यानी उसकी इमेज कितनी बड़ी बनेगी, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम ही है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, f0/fe होता है। तो f0 कितना है, f0 हम सेंटीमीटर में वाला ले लेते हैं 1000 और f है 10, यानी 1 0 कट गया 100। मैग्निफिकेशन 100 होगा, यानी जो इमेज बनेगी जो अपने को आंखों से दिखती है वो तो छोटी सी दिखती है, परंतु जैसे ही हमने टेलीस्कोप लगाया वो उससे 100 टाइम्स क्या होगी, हमको ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, ज़्यादा विजिबल होगी। तो 100, ये फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बोर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, the speed of the orbiting electron is directly proportional to 1/n, the magnitude of the total energy is orbiting electron is directly proportional to 1/n square, और radius of the orbiting electron is directly proportional to n square। पहले तो आपको बोर मॉडल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बोर मॉडल अपने को क्या बतलाता है, बोर मॉडल के अनुसार हमें ये मालूम पड़ता है कि उसकी जो 3 पोस्टुलेट थी, 3 अभिधारणाएं थी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व कर पाता है, जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग जो होता है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है। फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसके कारण जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस से, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव गुलाम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो वो किससे बैलेंस होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होता है, जिसके कारण ये घूमता रहता है। एक ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में आता है तो या तो वो एनर्जी इमिट करता है या वहाँ से एनर्जी गेन करता है, तभी वो क्या करेगा, वहाँ से एक फोटोन का इमिशन करेगा, यानी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ से एक फोटोन का क्या करेगा, इमिशन करेगा। अब बेटे इसी बात को हम यहाँ से जब इन तीनों पोस्टुलेट से जो इक्वेशन से निकालते हैं कि इसके सेंटर से ये ऑर्बिट कितनी डिस्टेंस पर होगी, ये इसकी रेडियस कहलाएगी, ये यहाँ पर है तो ये कितना एनर्जी रखता है ये इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी कहलाएगी, ये कितनी स्पीड से रिवॉल्व करता है वो इसकी स्पीड हो जाएगी। तीनों का जो फॉर्मूला है हमें मालूम है, जो इसकी nth ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, वो n²। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आपको देखने से मालूम भी पड़ रहा है, आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, n² हो जाएगा। ऐसे ही बेटे जब वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करता है तो उसकी स्पीड आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना, तो स्पीड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। 2NH∈0 ऐसे होता है ना फॉर्मूला, Vn = होता है 2NH∈0। अब देखो बेटे एनर्जी जो है वो क्या होगी, एनर्जी है 1/n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/n² के प्रोपोर्शनल होगी, मीन्स n जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपने बोर मॉडल से देखा भी होगा कि हाइड्रोजन जो एटम है उसका जो स्पेक्ट्रम लिया गया है, हाइड्रोजन गैस से जो स्पेक्ट्रम लिया गया है उसमें लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फून जो सीरीज है उनका जो एक्सप्लेनेशन जो बोर ने दिया था उसमें हमने देखा था कि पहली जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से एनर्जी क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अब ये तीनों जहां पर सही है वही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। देखो बेटे क्या कह रहा है, रेडियस n² के प्रोपोर्शनल, कौन से में है, ये रेडियस है n के प्रोपोर्शनल बता रहा है, ये तो गलत बात कह रहा है। रेडियस 1/n के प्रोपोर्शनल, 1/n कौन से में है, रेडियस n² के प्रोपोर्शनल, ये बात भी क्या है, सॉरी हाँ n² के प्रोपोर्शनल है, ये बात सही है। ये वेलोसिटी है बेटे, गलत लिख दिया, बोल तो दिया था मैंने, गलत लिखा। वेलोसिटी 1/n के प्रोपोर्शनल, ये वेलोसिटी है ना, स्पीड, स्पीड क्या है 1/n के प्रोपोर्शनल। एनर्जी 1/n², एनर्जी कहाँ है, ये रेडियस होगी, ये एनर्जी है 1/n², ये बात भी सही है। यानी B, C और D तीनों ही क्या है, सही है। B, C, D तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है, ये आप लिख चुके हो। आगे बढ़े, चलो बेटे आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटे बड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है।
आप इसको अच्छे से समझते हो तो इसका आंसर कर सकते हो, अदरवाइज ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग में आपके ये चैप्टर कितना अच्छे से याद है उस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर आपका ये। फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है उसके इनपुट पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एक इनपुट लगाते हैं तो आउटपुट पर जो प्राप्त होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये आपको। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो इनपुट आउटपुट बना लेते हैं एक फुल वेव रेक्टिफायर का, इस तरह का होता है, ये इसका ये इनपुट है, इसका आउटपुट बनाए तो कैसा होगा, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, यानी इसकी यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल ये बोला जाता है, एक कंप्लीट साइकिल यानी एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ टन्स होंगे वही बोला जाएगा। तो इसमें कह रहा है 50 टन्स आएंगे, ऐसा ऐसा 50 आएगा एक सेकंड के अंदर, कितने ऐसे टन आएंगे 50। इसमें यहाँ तक यदि आप टी ले रहे हो तो रिपीटेशन कौन सा का हो रहा है, ये सेम ही है ना, कहने का मतलब है इसमें 1 टन आता है, इसमें 2 टन आते हैं, ऐसे सेम रिपीटेशन होता है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी ये डबल फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान रखना। आप क्या करके आओगे 0, मुझे याद है बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं, देखा है मैंने, ऑब्जर्व किया। फुल वेव रेक्टिफायर बेटे फुली रेक्टिफाई नहीं करता है सिग्नल को, जो सिग्नल होता है उसको कंप्लीटली डीसी में नहीं बदलता है, ये उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है, आगे फिल्टर लगाना पड़ेगा तभी ये रिपल्स जो है ना, ये रिपल्स तभी खत्म होकर ये ऐसा बनेंगे, ऐसा भी कंप्लीटली नहीं बनेगा। आपने देखा होगा जब फिल्टर लगाते हैं तो ऐसा ऐसा बनता है, तब जाके कहोगे फ्रीक्वेंसी 0। अब फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, अभी इसके अंदर रिपल्स हैं, उर्मिकाएँ हैं, उनको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, छलनी लगानी पड़ेगी, एलसी फिल्टर लगाकर, हार्टली कपल फिल्टर लगाकर, कोई सा भी एलसी कपल फिल्टर लगाते हैं ज़्यादातर, वो फिल्टर लगाकर आप इसको फिल्टर कर सकते हो जिससे ये डीसी में कन्वर्ट हो जाए। कंप्लीटली डीसी ये नहीं होगी, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी होगी अब आपको देखने से ऑब्जर्व भी हो रहा होगा कि इसमें जो रिपीटेशन है वो सपोज ये एक पूरा एक ही माना जाएगा, जब ये एक है यानी 1 सेकंड में ऐसे 50 होने चाहिए, तो 1 सेकंड में ऐसे कितने होंगे, ऐसे ये 50 है तो ये क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटे, डबल हो जाएगी यानी 100 हर्ट्ज। तो आपको दिमाग में बस ये याद रखना है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है फुल वेव रेक्टिफायर की। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है कि यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मान लो आप। अब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया गया है, कहता है कि इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखने पर डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, पैरेलल में है। पैरेलल में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस, हाँ यही है, इसकी डायरेक्शन भी यही है। पैरेलल है, एंटी पैरेलल होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। कहता है कि ऐसी सिचुएशन में फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का सिंबल ये होगा बेटे, फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, ये आपको दोनों बताना है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है डाइपोल के ऊपर। पहले बात तो ये बताओ बेटे, जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F = QE। अब यहाँ पर फोर्स किस किस पर लगेगा, इस चार्ज पर भी लगेगा, इस चार्ज पर भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में चेंज है क्या, है, डेफिनेटली है, क्योंकि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए फोर्स इक्वल नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, सीधी सी बात ये। अब टॉर्क की बात देखते हैं। टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है PE sin थीटा। आप सभी को ये फॉर्मूला मालूम है। अब थीटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर थीटा, तो क्योंकि दोनों पैरेलल है तो थीटा 0 और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 0 होती है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0। तो इसलिए मेरे मित्र ये क्या बन जाएगा, फोर्स नॉन 0, टॉर्क 0, टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 large plane parallel sheets shown in the figure have equal but opposite surface charge density। देखो बेटे अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में 2 शीट्स हैं,
अब इन सीट के ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है, कितना है, इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज है, यानी इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, प्लस इस पर माइनस माइनस माइनस। अब बेटे क्या कहता है, इनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज है। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट P1, P2, P3 एक्सपीरियंसेज फोर्स F1, F2, F3, यानी पॉइंट एक P1 ये है, एक P2 ये है, P3 ये। यहाँ पर एक चार्ज रख दिया गया है, यहाँ पर भी रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया, एक यहाँ पर भी रख देते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इसके ऊपर कितना फोर्स होगा, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये बताना है। बेटे आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा, आपको बहुत अच्छे से इसका कैपेसिटर का प्रिंसिपल मालूम होगा, बस उसी को यूज़ करना है, उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके अपने को इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे बेटे, देखो ये एक सीट है और वो सीट जो है चार्ज है, तो इसके कारण जो है ये इंसुलेटिंग है, तो इसके कारण जो चार्ज डेंसिटी है वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा इस पॉइंट पर, प्लस के कारण यहाँ पर बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसी सीट है, कंडक्टिंग सीट है, बट ये नॉन इंसुलेटिंग की तरह बिहेव करेगी क्योंकि बहुत ही थिन सीट है, इसलिए थिन सीट होने के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस के कारण इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटे। तो पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पॉइंट 3 पर और देख लेते हैं, प्लस के कारण इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। मीन्स आप ये बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस के कारण इधर की ओर, माइनस के कारण भी इधर की ओर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट वैल्यू कितनी आ गई बेटे, नेट वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो तो ऊपर 2 सिग्मा यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी E2 की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा आपसे E नहीं पूछा, आपसे फोर्स पूछा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। Q चार्ज को रखा यानी यहाँ पर Q रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड F1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर पता करोगे F2 इक्वल टू Q E2, F3 इक्वल टू Q E3। अब बेटा देख के बता सकता है क्या कौन सा फोर्स 0 होगा, कौन सा नॉन 0 होगा। भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इससे कितना भी चार्ज मल्टीप्लाई करो फोर्स क्या आ जाएगा बेटे, 0 आ जाएगा। मीन्स F1 क्या है, 0, F3 क्या है, F3 क्या है, E3 की वैल्यू कितनी है, 0, तो F3 भी क्या हो जाएगा, 0, F3 0, F1 0, F2 नॉन 0। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, राइट। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर विथ रेडियस R1 एंड R2 आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दो मेटेलिक स्फीयर है, दो आवेशित मेटेलिक स्फीयर है, धात्विक गोले हैं, और दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है आपको मालूम होना चाहिए। धात्विक जो गोले होते हैं, मेटेलिक स्फीयर होते हैं, चार्ज हमेशा उनकी सरफेस पे जाता है। क्यों जाता है दोस्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, चार्ज परिरक्षण प्रभाव, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। दो अलग अलग रेडियस के हैं, इसकी रेडियस R1 बोल दो, इसकी रेडियस दूसरे की R2 बोल दो। बेटे क्या करना है, इस पर भी चार्ज है, दोनों को क्या ले आए हम, पास पास में ले आए, दोनों को पास पास में लाकर दोनों को मिला दिया गया, दोनों को आपस में दोस्ती करा दी गई, दोनों को आपस में संपर्क करा दिया गया। अब बेटे देखो क्या होता है, दोनों को जब कॉन्टेक्ट में लेके आए, कॉन्टेक्ट में लेके आए, आपको ध्यान ये रखना है बेटे, कॉन्टेक्ट में लाने पर चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। आपने चार्जिंग के 3 मेथड पढ़े थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा। यहाँ पर क्या हो रहा है, चालन द्वारा। चालन द्वारा, कंडक्शन द्वारा जो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा वो किस प्रकार होगा, चार्ज का ट्रांसफर किस प्रकार होगा बेटे, दोनों को जैसे ही कांटेक्ट में लेके आया जाता है, दोनों का ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ध्यान रखना दोस्त, चार्ज सेम हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। तो इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर चार्ज Q2। देखो बेटे होगा क्या, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल कोई पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1, इसका क्या हो जाएगा, KQ2 अपॉन
R2। देखो बेटे पूछा किसका रेशियो है, Q1 अपॉन Q2। कैसे, K कट गया, Q2 को इधर ले आइए, Q1 अपॉन Q2, R1 को उधर ले जाइए, R1 अपॉन R2। अरे दोस्त ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए आपके सामने Q1 अपॉन Q2, R1 अपॉन R2, ये तो सही नहीं है, ये सही आंसर। आगे तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ज़्यादा आपको समय नहीं खराब करते हैं, अपने लिमिटेड समय में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को कर करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आपको इससे इतना फ़ायदा होने वाला है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यदि और क्वेश्चंस आएंगे, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन को रिपीट करें, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएंगे, डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हो, उनको आप सही करने की पूरी कोशिश कर सकते हो। आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप जुड़े रहिएगा, आप मेरा साथ देते रहिएगा, आपके फ़ायदे के लिए सब कुछ हो रहा है। देखो बेटे इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d इन दी वैक्यूम। दो अलग अलग चार्जेज हैं, एक को Q1 बोल दो, एक को Q2 बोल दो, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो d बताई गई है। दोनों के ऊपर एक फोर्स लगता है और दोनों को वैक्यूम में रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या लगा देंगे, के Q1 Q2 अपॉन R। इसको R बोल d, सॉरी ये d बोला गया तो d लिख दो। ऑन ईच अदर, नाउ ईच ऑफ द चार्जेज इज डबल, यानी इन चार्जेज को एक नया सिस्टम बनाया जाता है जिसमें इसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, इन दोनों को डबल कर दिया गया है। कहता है टू कीप द फोर्स अनचेंज्ड, जो फोर्स है इनके बीच में जो आने वाला फोर्स है उसको अनचेंज रखना है, यानी पहले वाला जैसा ही रखना है, उतना ही वैल्यू रखनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज शुड बी चेंज टू, यानी अब हमारे पास ऑप्शन है ही क्या, हम चार्जेज को डबल कर दिए गए, चार्जेज को डबल कर दिया गया तो सिर्फ डिस्टेंस को चेंज करके, डिस्टेंस को वेरी करके फोर्स को इक्वल कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो बेटे, यानी निर्वात में d डिस्टेंस पर दो आवेशित कण रखे गए हैं, दोनों के ऊपर F बल लगता है। यदि आवेश को दुगुना कर दिया गया, दोनों ही आवेशों को दुगुना कर दिया गया रेस्पेक्टिवली, तो ऐसी स्थिति में बल जो है, फोर्स जो है वो अनचेंज हो, तो ऐसी स्थिति में डिस्टेंस क्या होगा। देखो बेटे F1 देख लिया आपने, F1 डेज देखते हैं, के Q1 कितना बन गया, अब 2Q1, Q2 कितना बन गया, 2Q2, डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ d डेज। F1 डेज F1 ही है, इस इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 और 1 को इक्वल रख देते तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू, ये d डेज स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2 4, के Q1 Q2 अपॉन d डेज का स्क्वायर। अब देखो बेटे के Q1 Q2 गया, यहाँ d डेज स्क्वायर के इक्वल टू क्या बन गया, इस 4 को नीचे ले आओ तो ये 4d स्क्वायर बन गया, d डेज कितना बन गया, इसका अंडर रूट ले लो 2d बन गया, यानी d डेज अब क्या होगा बेटे, 2d होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपको डेफिनेटली बहुत ही हेल्प हुई होगी। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर लगातार बने रहिएगा जिससे आपको नया नया मटेरियल्स मिलता रहे। अपनी एग्जाम को आप और आगे की ओर बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर प्रयास करते रहें, आप सफलता के परचम को लहराओगे, डेफिनेटली ये मेरा वादा है और मेरा विश्वास भी है कि आप बहुत ही होनहार विद्यार्थी हो। आपकी एनर्जी को बरकरार रखते हुए आप हमेशा पढ़ते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। सिर्फ यही है आपको अपने मुकाम को हासिल करने के लिए सबसे बड़ा एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।